गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का अपना टॉपिक पढ़ेंगे, गुणसूत्री उत्परिवर्तन। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं कि जब गुणसूत्र पर जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स की संरचना में या उनकी संख्या में कोई परिवर्तन आ जाए तो उसको हम बोलेंगे उत्परिवर्तन। तो देखो, गुणसूत्री उत्परिवर्तन भी उसी को बोलते हैं कि जब कोई भी गुणसूत्र है और उसके ऊपर जो जीन्स उपस्थित है उन जीन्स की या तो संरचना में कोई परिवर्तन आए या फिर उन जीन्स की संख्या में कोई परिवर्तन आए तो उसको हम बोलेंगे गुणसूत्री उत्परिवर्तन। ठीक है। अब जो गुणसूत्री उत्परिवर्तन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहले संरचनात्मक और दूसरे होते हैं संख्यात्मक। तो देखो, जो संरचनात्मक उत्परिवर्तन है उसमें क्या होता है कि जीन्स की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है या फिर जो जीन्स गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं उनकी संरचना में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण क्या है, उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और इसको हम बोलेंगे संरचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन। अब जो संरचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन है उनको हम गुणसूत्री विपथन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्री विपथन। तो अब देखो कि जो संरचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन है वो होते हैं चार टाइप के। ठीक है। चार टाइप के कौन कौन से? पहला होता है स्थानांतरण, दूसरा प्रतिलोमन, तीसरा होता है विलोपन और चौथा होता है द्विगुणन। ठीक है। तो देखो, अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी चीज का स्थानांतरित हो जाना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उसी तरह जो स्थानांतरण संरचनात्मक गुणसूत्री उत्परिवर्तन है उसकी परिभाषा क्या होगी कि इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वो जीन्स एक गुणसूत्र से, मतलब जिस गुणसूत्र पर वो जीन उपस्थित होंगे वो उस गुणसूत्र को छोड़कर क्या करेंगे, दूसरे गुणसूत्र पे चले जाएंगे। इसको हम बोलेंगे स्थानांतरण। अब देखो, जो स्थानांतरण है वो एक दिशीय या फिर द्विदिशीय होता है, मतलब कि दो समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। तो या तो केवल गुणसूत्र की एक भुजा पे स्थानांतरण हो या फिर क्या है, गुणसूत्र की दोनों भुजाओं पे स्थानांतरण हो। जब एक भुजा पे स्थानांतरण होगा उसको हम बोलेंगे एक दिशीय, और जब दोनों भुजाओं पे स्थानांतरण होता है तो उसको हम बोलते हैं द्विदिशीय। ठीक है। अब देखो कि स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो देखो, ये हो गया गुणसूत्र। ठीक है। ये हो गए हमारे गुणसूत्र। ठीक है। तो हमें पता है कि जो मनुष्य होते हैं या फिर कोई भी जीव होते हैं उनमें क्या है, जोड़ी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि हमें 23 जोड़ी मतलब कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्रों के दो दो जोड़े हैं वो क्या करते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। जिनको हम बोलते हैं समजात गुणसूत्र। ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो गुणसूत्र है इन पे क्या है, अलग अलग जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे इस पे पाए जाने वाला जीन हो गया ई, इस पे हो गया बी सी, दूसरे पे डी ई एफ। ठीक है। इस प्रकार हो गया। और इस पे जो पाए पाए जाने वाला जीन्स है वो होते हैं, मतलब मान लो के एल एम, ये हो गया एन ओ और पी। तो ये गुणसूत्रों का एक जोड़ा है जिसपे क्या है, अलग अलग जीन्स पाई जा रही है। एक गुणसूत्र पर ए बी सी डी ई एफ जीन्स और दूसरे गुणसूत्र पे है के एल एम एन ओ पी जीन्स। ठीक है। तो स्थानांतरण में क्या होगा कि इस गुणसूत्र के कुछ जीन्स क्या है, स्थानांतरित होकर इस वाले गुणसूत्र पे चले जाएंगे और जो ये वाले जीन्स है ये क्या करेंगे, इस पे आ जाएंगे। अगर केवल ये जीन्स इस वाले गुणसूत्र पे जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे एक दिशीय स्थानांतरण। और अगर दोनों के जीन्स आपस में स्थानांतरित हो गए, मतलब कि ये वाले जीन्स इस वाले पे चले जाएंगे और ये वाले जो जीन्स है वो इस वाले गुणसूत्र पे आ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे द्विदिशीय स्थानांतरण। अब देखो किस प्रकार होता है। तो ये हो गए आपके गुणसूत्र। ठीक है। जो ऊपर वाले जीन्स हैं वो तो ऐसे कैसे रहेंगे, ए बी सी, इसके भी के एल एम। ठीक है। अब जो ये डी ई एफ ये वाले जो जीन्स है वो क्या करेंगे, ये सारे के सारे जीन्स इस पे चले जाएंगे।
या फिर मतलब मान लो सिर्फ डी और ई ये वाले जीन्स चले गए इस पे, तो ये डी ई, बाकी ये जो बचे एन ओ पी, इधर बच गया केवल और केवल एफ जीन्स। ठीक है, तो क्या किया, जो डी और ई जीन है वो किस पे चला गया, दूसरे गुणसूत्र पे, ये इधर बन गया और बाद में इसके बाकी के जो जीन्स थे वो इधर आ गए। तो अगर इस प्रकार स्थानांतरण हुआ, ठीक है, तो इस स्थानांतरण को हम बोलेंगे एक देशीय। क्यों? क्योंकि केवल एक जो गुणसूत्र है उसके जीन्स का ही स्थानांतरण हुआ है दूसरे गुणसूत्र पर। ठीक है, इस प्रकार देखो एक और डायग्राम बनाते हैं। ये हो गए, इस पे वही ए बी सी और इस पे के एल एम। ठीक है, अब देखो जो ये वाले जीन्स है डी ई एफ, ये तीनों के तीनों जीन्स क्या है, इस वाले गुणसूत्र पे आ जाएंगे, डी ई एफ। और जो इस वाले गुणसूत्र के जीन है एन ओ पी, ये तीनों के तीनों क्या है, इस पे चले जाएंगे। देखो एन ओ पी। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों गुणसूत्रों के जीन्स की जो जगह है वो आपस में बदल गई। तो इस प्रकार का जो स्थानांतरण हुआ इसको हम बोलेंगे द्विदिशीय स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण मतलब जो भी गुणसूत्र है और गुणसूत्र पर जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स में से जो कुछ जीन्स है वो क्या करेंगे, दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। और इस प्रकार की अदला बदली को या इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे, स्थानांतरण। ठीक है, अब ये जो है वो दो प्रकार का होता है, एक देशीय और द्विदेशीय। तो जो एक देशीय स्थानांतरण होगा उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही गुणसूत्र के जो जीन्स है वो दूसरे गुणसूत्र पे जाएंगे और दूसरे गुणसूत्र के जो जीन्स है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। जबकि द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या होता है, दो गुणसूत्रों के जीन्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पे स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब कि अपनी जगह बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे जो ये वाला गुणसूत्र था, मतलब जो ये वाला गुणसूत्र था, इसके जो डी ई एफ जीन है वो क्या दूसरे गुणसूत्र पे आ गए और इस गुणसूत्र के एनओपी जीन्स क्या है, एबीसी वाले पे आ गए। ठीक है, जैसे ये हो गया गुणसूत्र एक और ये हो गया दो। तो एक के जीन्स कौन से थे, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन इस बार जो ए गुणसूत्र बना उसके कौन से बन गए, ए बी सी एन ओ पी, और दूसरे के एल एम डी ई एफ। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्रिया हो गई स्थानांतरण की। ठीक है, कि गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जिन्हों का दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाना। ठीक है, अब अगर इसके एग्जाम्पल समझे हम, तो देखो पहला है ड्रोसोफिला का तीसरा गुणसूत्र। तो जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है उसमें क्या है, 32 गुणसूत्र या फिर 16 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ड्रोसोफिला का तीसरा गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है कि उस गुणसूत्र के जो जीन्स है वो दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो मनुष्य है, मनुष्य में जब डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम क्या है, एक बीमारी है, तो ये बीमारी किस कारण होती है, जब 21वां जो गुणसूत्र है हमारा, उस गुणसूत्र के जो जीन्स है वो दूसरे गुणसूत्र पे चले जाए। ठीक है, और जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, जितने जीन्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उतने के उतने जीन्स, मतलब उनकी संख्या क्या है वही बनी रहती है, उनकी संख्या में कोई भी एक जिन जुड़ता नहीं है और ना ही एक जिन घटता है। ठीक है, केवल और केवल क्या होता है, जिनों का स्थानांतरण होता है, उनकी संख्या वही बनी रहती है, ना तो उनकी संख्या में कोई कमी आती है और ना ही उनकी संख्या में क्या है कोई वृद्धि होती है। उतने के उतने जीन्स ही उन गुणसूत्रों पर बने रहते हैं, पर जीन्स जो है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो पहले जीन्स थे वो नहीं रहते हैं, दूसरे जीन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। तो देखो प्रतिलोमन का अर्थ क्या होता है, प्रतिलोम मतलब कि उलट जाना। ठीक है, व्युत्क्रमण का मतलब भी क्या है कि उलट हो गया या फिर कुछ जो चीज थी वो क्या है उल्टी हो गई। ठीक है, प्रतिलोम मतलब कि उल्टा। तो अब देखो प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रमण में क्या होगा कि जो गुणसूत्र होंगे, ठीक है, और गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स है, वो जीन्स क्या करेंगे, दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित नहीं होंगे, लेकिन वो जीन्स क्या करेंगे, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स क्या है अपनी जगह चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार समझते हैं, जैसे ये मतलब मान लो कोई गुणसूत्र हो गया। ठीक है, अब इस पर जीन्स पाए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
ये एक गुणसूत्र है, इस पे पाए जाने वाले जीन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो प्रतिलोमन में क्या होगा कि ये गुणसूत्र है, या फिर मतलब ऐसे मानो कि जब कोशिका विभाजन होती है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होता है, तो उसमें क्या है, जो एक गुणसूत्र है वो 3 खंडों के अंदर टूटता है, ठीक है। और क्या होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर जीन विनिमय होता है, जिसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र के जो जीन्स है वो दूसरा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो, जब क्या होगा, कोशिका विभाजन होगी, ठीक है, तो कोशिका विभाजन में क्या होगा, ये जो गुणसूत्र है वो 3 पार्ट में बंट जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, ठीक है, ये दूसरा पार्ट बन गया इसका, और ये बन गया इसका तीसरा पार्ट, 6 7 8 9, ठीक है। अब जब ये गुणसूत्र वापस जुड़ेगा तो क्या होगा कि ये मतलब मान लो बीच वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, प्रतिलोमित हो जाएगा या फिर उल्टा हो जाएगा, या फिर क्या करेगा, ये अपने जगह पे 180 डिग्री पे घूम जाएगा, जिसके कारण जो ये जीनों का सीक्वेंस है ये क्या हो जाएगा, 5 4 3, ठीक है। और जब ये गुणसूत्र वापस बनेगा, ठीक है, जब ये गुणसूत्र जुड़ के वापस बनेगा तो इसमें जो जीन्स पाए जाएंगे वो इस प्रकार बनेंगे, ठीक है, 1 2 फिर 5 4 3 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जीन्स की हानि नहीं हुई, मतलब ना ही जीन्स की संख्या में वृद्धि हुई है ना ही कमी हुई है, और ना ही इसके जो जीन्स है वो क्या है, दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हुए हैं, बल्कि इस वाली विधि, इस वाली क्रिया में क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, एक ही गुणसूत्र पे जो जीन्स पाए जाएंगे वो जीन्स क्या है, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर अपनी ही जगह पे क्या है 180 डिग्री घूम जाते हैं, जिससे जो जीनों का सीक्वेंस था वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे सीक्वेंस क्या था 3 4 5, तो जब ये अपनी जगह पे 180 डिग्री घूम गया या उल्टा हो गया तो सीक्वेंस क्या बन गया, 5 4 3, और बाद में ये जो गुणसूत्र के खंड है, जब कोशिका विभाजन पूरा होता है तो ये क्या है, जुड़ गए, ठीक है, जुड़ जाते हैं, और इसमें क्या है, जो जीनों का सीक्वेंस था वो चेंज हो गया है, इस प्रकार होता है, ठीक है। तो देखो, एक तो हो गया इस प्रकार, ठीक है, कि जो टूटा हुआ खंड है वो क्या है, अपने जगह पे घूम जाएगा 180 डिग्री पे। एक और संरचना होती है जिससे जो प्रतिलोमन क्रिया है वो पूर्ण होती है, देखो कैसे, एक और बताती हूँ आप लोगों को। तो देखो, इसी प्रकार ये मतलब मान लो एक गुणसूत्र है, 1 2 3 4 5 8 9, ठीक है। अब ये गुणसूत्र क्या करेगा, देखो इस टाइप की एक संरचना बना लेगा, ठीक है। इसमें बीच में मान लो यहाँ पे क्या है, गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है। तो इस वाली संरचना में क्या होगा, मतलब कि गुणसूत्र क्या करेंगे, एक लूप का निर्माण कर लेंगे या फिर एक गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये इस प्रकार हो गए। तो अब देखो क्या होगा, जब ये भाग टूटेगा तो ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ से, ठीक है। तो ये भाग टूट गया, इसमें 1 और 2 गुणसूत्र, ये वाला पूरा ये वाला भाग ऐसे बन गया और ये वाला भाग, इसमें रह गया 9वां जीन, और इसमें रह गए ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये वाले जो जीन्स है इस प्रकार ये जो गुणसूत्र है वो टूट गया। अब क्या होगा, जब टूटने के बाद ये गुणसूत्र वापस जुड़ेगा, ठीक है, मतलब मान लो ये वापस जुड़ गया इस प्रकार, ठीक है। तो वापस जुड़ने के बाद क्या होगा, या फिर ऐसे नहीं, देखो ऐसे जुड़ेगा इस प्रकार, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस प्रकार ये जुड़ा, तो इसके जीन्स 1 2, फिर यहाँ पे ये 8 7 6 5 4 3 और ये 9, ठीक है। अब जब ये गुणसूत्र सीधा होगा इस प्रकार, तो इसमें क्या है, जो जीनों का सीक्वेंस था वो क्या है, चेंज हो गया, देखो कैसे, 1 2 8
7 6 5 4 3 और 9। ठीक है, इस प्रकार देखो इसमें क्या हुआ, जीनों का सीक्वेंस चेंज हो गया। पहले क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार जीनों का सीक्वेंस था। और जब प्रतिलोमन क्रिया हुई या फिर जब क्या है, इसने एक लूप का निर्माण किया, ये गुणसूत्र एक लूप की संरचना में आ गया, तो उसके बाद जब टूटने के बाद दोबारा ये गुणसूत्र जुड़ेगा तो उसमें जीनों का सीक्वेंस कैसे हो जाएगा, 1 2 8 7 6 5 4 3 9। ठीक है, इस प्रकार। तो इस प्रकार जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, प्रतिलोमन या फिर व्युत्क्रमण। मतलब कि जो गुणसूत्र पर जीन्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अपनी ही जगह पे उल्टे घूम जाते हैं, या फिर अपनी ही जगह पे क्या है 180 डिग्री घूम जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो क्रम होता है वो चेंज हो जाता है या फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि ड्रोसोफिला में लूप निर्माण द्वारा। ठीक है, अब देखो कि जो प्रतिलोमन प्रक्रिया है वो भी क्या है, दो टाइप की होती है, एक होती है पराकेंद्री और दूसरी होती है परिकेंद्री। तो देखो पराकेंद्री में क्या होता है, जो प्रतिलोमित खंड होता है उसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित नहीं है। जैसे कि फिर से बताती हूँ तुम लोगों को, देखो डायग्राम की हेल्प से बताते हैं। ये देखो, तो जो पराकेंद्री प्रतिलोमन होगा उसमें क्या होगा, जो प्रतिलोमित खंड होगा उसमें गुणसूत्र बिंदु उपस्थित नहीं होगा। जैसे इस प्रकार देखो, ये हो गया एक गुणसूत्र। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा, ये गुणसूत्र टूट जाएगा, मतलब यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया और ये, तो इसके तीन पार्ट बन गए, 1 2, ये हो गया 3 4, और ये वाला पार्ट हो गया 5 6 7 8। तो अब देखो जो ये वाला खंड है 3 और 4 वाला, ये क्या होगा, प्रतिलोमित हो जाएगा, मतलब कि अपनी जगह पे घूम जाएगा, तो इसका सीक्वेंस बन जाएगा 4 और 3। ठीक है, और ये जो खंड है इसमें क्या है, ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु। तो जो ये प्रतिलोमित खंड है, मतलब कि जो उल्टा हो गया 180 डिग्री पे घूम गया अपने स्थान से, तो इस खंड को बोलेंगे हम प्रतिलोमित खंड। ठीक है, तो अब जो ये प्रतिलोमित खंड है इसमें क्या है, गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट नहीं है ना, तो पराकेंद्री प्रतिलोमन उसको बोलेंगे जिसमें जो प्रतिलोमित खंड होता है उसमें गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है परिकेंद्री प्रतिलोमन। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रतिलोमित खंड होगा उसमें गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट होगा। देखो किस प्रकार, तो ये देखो, ये हो गया गुणसूत्र। ठीक है, अब जब ये प्रतिलोमित हो गया या फिर जब कुछ का विभाजन होगी तो मतलब मान लो ये इधर से टूट गया, अब जो ये बीच वाला पार्ट है ये क्या करेगा, अपना सीक्वेंस बदल लेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 5 4 3। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया गुणसूत्र बिंदु, इसमें 1 2 और इसमें 7 8। अब देखो जब ये जो बीच वाला पार्ट है जो कि जिसने क्या किया, अपना जो क्रम है वो चेंज कर लिया, ये प्रतिलोमित हो गया 180 डिग्री पे घूम गया। अब ये जो प्रतिलोमित खंड है इसमें क्या है, गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के प्रतिलोमन को हम बोलेंगे परिकेंद्री प्रतिलोमन। ठीक है, तो पराकेंद्री जिसमें जो प्रतिलोमित खंड है उसमें गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट नहीं होता है, और परिकेंद्री वो वाला हो जाएगा जिसमें जो प्रतिलोमित खंड है उसमें गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण। अगला आता है विलोपन। ठीक है, क्या आता है, विलोपन। तो विलोप का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि जो गुणसूत्र के जीन्स हैं वो क्या होंगे, गायब हो जाएंगे या फिर उनका विलोप हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो गुणसूत्र पे जीन्स पाए जाएंगे उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक है, जो स्थानांतरण और प्रतिलोमन हमने पढ़ा उसमें जो जीन्स पाए जाते हैं उनमें क्या है, जीन्स की संख्या में ना तो कमी आती है ना ही वृद्धि होती है, उनका जो क्रम होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जो विलोपन है उसमें क्या है, जो गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं वो जीन्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो देखो इस प्रकार 5 6 7 8। ठीक है, तो मतलब मान लो अब ये खंड टूट गया। ठीक है, दो पार्ट में, सॉरी 3 पार्ट में टूट गया गुणसूत्र, 5 6 7 8।
अब क्या होगा, इनमें से कोई भी एक खंड अगर विलुप्त हो जाए या गायब हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे विलोपन। ठीक है, मतलब मान लो ये वाला खंड जो है वो गायब हो गया, तो जब वापस से ये गुणसूत्र जुड़ेगा तो इसमें क्या है, जो जीन्स पाए जाएंगे वो इतने ही पाए जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जो 1 और 2 नंबर जो जीन्स थे उनका क्या होगा, विलोपन हो गया, वो गायब हो गए। तो इस प्रकार की क्रिया को हम बोलेंगे विलोपन, जिसमें क्या होता है, गुणसूत्र पर जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीनों में से जो कुछ जीन्स होते हैं उनका क्या होता है, विलोपन हो जाता है या फिर वो गायब हो जाते हैं। अब देखो जो विलोपन अवस्था है वो भी क्या है, दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी। तो देखो शीर्षस्थ, जैसे कि मैंने ये बताया, मतलब कि जो गुणसूत्र के सिरे हैं, अगर उन सिरों की तरफ से किसी भी जीन का विलोपन होता है तो उसको हम बोलेंगे शीर्षस्थ। मतलब मान लो ये 1, 2 जीन ये विलोपन हो गए, तो ये क्या थे, गुणसूत्र के सिरे की तरफ से थे, या फिर मतलब मान लो 7, 8 जीन का विलोपन हो जाता तो ये भी क्या है, गुणसूत्र के सिरे पे प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो विलोपन होता है उसको हम बोलेंगे शीर्षस्थ विलोपन। ठीक है, या फिर अब देखो अंतर्वेशी विलोपन किस प्रकार का होगा। जो अंतर्वेशी विलोपन है, 1, 2, 3, इसमें क्या है, जो गुणसूत्र के बीच का भाग है वो विलोपित होता है। जैसे या तो 3 या 4 नंबर जीन्स विलोपन हो जाए, या फिर 5 या 6 नंबर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार। तो अगर मतलब मान लो 3 और 4 नंबर जो जीन्स है वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए, ये वाला जो पार्ट है वो गायब हो गया, तो उसके बाद में जो गुणसूत्र बना उसमें क्या है, 1, 2, 5, 6, 7, 8 ये वाले जीन्स प्रेजेंट रहे। तो अंतर्वेशी विलोपन में क्या होगा, जब गुणसूत्र के बीच का जो पार्ट है वहां पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका विलोपन हो जाए या वो गायब हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अंतर्वेशी। शीर्षस्थ जब गुणसूत्र के सिरे वाले जीन्स गायब हो जाए, और अंतर्वेशी जब गुणसूत्र के बीच में जो जीन्स उपस्थित है वो गायब हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अंतर्वेशी विलोपन। तो आता है आपका द्विगुणन। तो इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र पर जो जीन्स पाए जाते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। द्विगुणन मतलब कि जो जीन्स पाए जाएंगे गुणसूत्र के ऊपर वो जीन्स क्या करेंगे, द्विगुणित हो जाएंगे या फिर अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे, या फिर 2 बार वो जीन्स आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये भी बताते हैं आपको कैसे होगा। ये गुणसूत्र 1, 2, 3, 4 और ये जीन्स 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब मतलब मान लो जब ये कोशिका विभाजन के समय खंडों में बंटा तो ये वाले जीन्स हो गए। अब क्या करेंगे, मतलब मान लो ये जो 3 और 4 जीन्स है ये क्या करेंगे, पुनरावृत्ति कर लेंगे या फिर अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे, जिससे इसी प्रकार के एक और जीन्स आ जाएंगे 3 और 4। और जब ये गुणसूत्र जुड़ेगा बाद में तो इसके जो जीन्स है वो इस प्रकार हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और फिर दोबारा 3, 4 और फिर 5, 6, 7, 8। मतलब कि जो 3, 4 जीन्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी संख्या में वृद्धि कर ली या फिर अपनी पुनरावृत्ति कर ली, जिसके कारण जो 3, 4 जीन्स है उसके 2 जोड़े इस गुणसूत्र के साथ जुड़ गए। ठीक है, तो ये हो गया द्विगुणन। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र पर जो जीन्स पाए जाते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। कोई भी 2 या फिर 3 जीन्स वो क्या करेंगे, अपनी पुनरावृत्ति कर लेंगे, जिससे उस जीन्स के 2 जोड़े हो जाएंगे और वो फिर गुणसूत्र के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा का सारा गुणसूत्री उत्परिवर्तन में हमने संरचनात्मक उत्परिवर्तन पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्यात्मक उत्परिवर्तन।